हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। लास्ट लेक्चर में अपन ने एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट करी थी कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती हैं, किस तरह से उन्हें कंपेयर करते हैं। अलग अलग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में अपन ने रेडियाई कंपेयर करी थी। आज हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, किस तरह से वो अफेक्ट करती है चीजों को, उन सब पर आज हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसे अपन EN के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअल में क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसे अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है HCl के बीच में। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग से बना होगा, मतलब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? हमारे कार्बन का होने वाला है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होने वाला है? इस क्लोरीन का होने वाला है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? बीच में होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या होता है? बीच में होता है। अब यहाँ पर अगर EN की बात करें तो EN हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। ठीक है, और क्लोरीन की कितनी होती है? 3। अभी आपको पता नहीं है, थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। अब EN क्लोरीन की ज्यादा है, अगर EN क्लोरीन की ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन की ज्यादा है। ये क्या करता है? ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है। ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट क्लोरीन की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे डेल नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है डेल, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि Cl पर हमेशा नेगेटिव आए। जैसे कि अपन दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है, जैसे कि ये Cl और ये F है। ठीक है, अब यहाँ ये भी कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बना है। अब यहाँ पर अगर EN देखोगे तो क्लोरीन की 3 होती है और फ्लोरीन की कितनी होती है? 4 होती है। अगर फ्लोरीन की ज्यादा EN है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, उसे अपन ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोला है कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब अपन ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पर हमारा EN डिपेंड करता है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारा EN डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर आता है, याद रखना है, हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो है हमारा Z इफेक्टिव, कि Z इफेक्टिव और EN में क्या रिलेशन आता है। Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस की पावर। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से अपनी तरफ पुल कर लेगा, उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना EN ज्यादा होने वाला है, और Z इफेक्टिव क्या होने वाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है EN के। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो EN क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। मेनली हमें क्या करना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करना है ना। अब Z इफेक्टिव भी यही काम कर रहा है। Z इफेक्टिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो हमें अट्रैक्ट करना है। अगर अट्रैक्ट Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, वो क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो Z इफेक्टिव क्या होने वाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है EN के। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो EN क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। दूसरे फैक्टर पर बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर हमारा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद है ना भाई? ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और EN में क्या रिलेशन आता है। आप जानते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिपल करने की पावर। मेनली अगर बात करें किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, एक गिवन इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट करते हैं, वो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब नॉर्मल रिपल्शन समझ सकते हैं।
अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना की वजह क्या होगा, रिपल होगा। अगर रिपल होगा तो ईएन तो हमारी अट्रैक्ट करने की पावर है ना। अगर हमें ये स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है ईएन के। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा हमारा तो ईएन क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर आता है हमारे पास साइज। साइज और ईएन में क्या रिलेशन आता है। नॉर्मल सी बात ये सोचो कि अगर साइज ज्यादा होगी, हमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अगर अट्रैक्ट करना है तो अगर साइज ज्यादा हुई तो न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की, नॉर्मल सी बात है, अगर साइज ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो रिपल करेंगे। हमें अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर अगर साइज ज्यादा हुई तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो न्यूक्लियस की जो पावर है अट्रैक्ट करने की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, वो क्या होता था, डिस्टेंस के क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, जैसे के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब यहाँ पर दो चार्ज के बीच में ही तो फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर साइज ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है ईएन के। अगर साइज ज्यादा होगी तो हमारी ईएन अगर ज्यादा है तो साइज क्या होगी, कम होगी, और साइज ज्यादा है तो ईएन क्या होने वाली है, कम होने वाली है। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं। फोर्थ फैक्टर काफी अच्छा है। फोर्थ फैक्टर हमारे पास आता है, वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है हमारे पास, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ईएन में क्या रिलेशन होगा। थोड़ा सा सोचो यार कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ईएन में क्या रिलेशन होगा। कुछ ये सोच रहे होंगे, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा यार कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो यार वो अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आप जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं यार। यहाँ पर मैंने दोबारा से मैं उसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, ईएन की डेफिनेशन बोलता हूँ कि ईएन क्या कहती है। ईएन ये है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें सिर्फ अट्रैक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता, नो इफेक्ट, याद रखना है। ईएन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की पावर जीरो, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ईएन में कोई रिलेशन नहीं है भाई, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ, फिफ्थ हमारे पास है परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ऐसा देखा गया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके मॉलिक्यूल में ज्यादा है तो उसकी ईएन ज्यादा होने वाली है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी एस ऑर्बिटल होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतने ज्यादा करीब होगा और न्यूक्लियस उसे आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ईएन ज्यादा होती है, जिसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जांपल देखना किस तरह से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। पहला है हमारे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दूसरा है हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और तीसरा है हमारे पास कौन सा है भाई, हमारे पास है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब यहाँ पर देखना मैं अलग अलग चीजें लिखने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन, देन परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है वो, देन परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है वो, और यहाँ पर इनकी ईएन क्या होने वाली है वो भी लिखूंगा। अब यहाँ पर अगर इस कार्बन को देखोगे तो ये दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, एक एच से, और एक ये ट्रिपल बॉन्डेड में एक सिग्मा, मतलब दो सिग्मा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन को देखोगे तो तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस कार्बन को देखोगे तो चार सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। परसेंटेज कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50%, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33.33%, यहाँ पे कितना हो जाएगा
25%। यहाँ पर अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर 50%, यहाँ पर अगर बात करें तो 66.66% और यहाँ पर 3 पी है मतलब 75% आने वाला है। ईएन की अगर बात करूंगा तो ईएन की जो वैल्यू आती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की वो आती है 3.25, डबल बॉन्डेड कार्बन की आती है 2.75 और यहाँ पर जो ईएन आती है वो आती है 2.5। आप देख रहे हो कि परसेंटेज कैरेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी ईएन भी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। अगर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ईएन ज्यादा आती है और परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो हमारी ईएन क्या होती है, कम होती है। कुछ मैं वैल्यूज आपको लिखवा देता हूं जो आपके काम की है, वैल्यूज आपको मैं लिखवा देता हूं और उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, इनकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर याद रखना है कि लिथियम की जो वैल्यू आती है वो आती है 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3 और यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर 4। सोडियम की अगर बात करें तो 0.9, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.8। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 2.1 और यहाँ पर सल्फर की 2.5 और यहाँ पर अगर बात करें क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर 0.5 से बढ़ती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है यार, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ईएन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये तो सुनिश्चित सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने से बढ़ती है, सेकंड में अगर बात करूं तो सेकंड पीरियड में जब मैं मूव करता हूं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ तो मेरा जो ईएन है वो 0.5 से बढ़ता है, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 1.5 कुछ इस तरह से। और जब मैं थर्ड पीरियड में मूव करता हूं तो ये 0.3 के लगभग बढ़ती है। याद रखना है सल्फर पर 2.5 होती है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 आ जाती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर अपन बात करें तो इसे अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, एक याद करने का तरीका होता है फोन कॉल, फोन अप्रोक्सीमेटली कॉल, मतलब ये 4 है, ये 3.5 है, ये 3 है और ये हमारा 3 होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम याद रख सकते हैं सी एस आई से, सी एस आई की कितनी होती है 2.5, कार्बन सल्फर आयोडीन सी एस आई की 2.5, एक पीएच, पीएच की 2.1 होती है। ठीक है, पीएच मतलब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन भी लिखते तो हाइड्रोजन की भी कितनी होती है 2.1 होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कुछ ऐसे तरीके देखे जिससे अपन ये चीजें निकाल सकते थे कि किसकी ईएन कितनी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास कुछ चीजें भी आती थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर बात कर दूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक पीरियोडिसिटी बनाने की कोशिश करता हूँ, पीरियोडिसिटी जानते हो ना, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा या टॉप टू बॉटम मूव करूंगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर पीरियड में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ईएन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करने से नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूसली बढ़ रही होंगी और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी और एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो ईएन हमारी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मैं बोरोन फैमिली की अगर यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ, बोरोन फैमिली की अगर मैं ईएन कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है, बोरोन बैगन, आलू, गाजर, इन, केला। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बोरोन की सबसे ज्यादा, गैलियम एल्युमिनियम की सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू आती है यहाँ 2। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करूं तो 1.5, यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 1.7 और यहाँ पर 1.8। तो कुछ इस तरह से वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू आती हैं। नेक्स्ट अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कुछ इस तरह का अपन को एक फेनोमेना दिखता है कि 3D 4D से ज़्यादा है और 5D की 4D से ज़्यादा है, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या होता है हमारे पास, एक्सेप्शन होता है हमारे पास जिंक कैडमियम मरकुरी का, जिंक से ज़्यादा कैडमियम, कैडमियम से ज़्यादा मरकुरी। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर रहे हैं बाबा जी। ठीक है, तो याद रखना है कि जिंक कैडमियम मरकुरी में
सबसे ज्यादा मर्क्यूरी की, देन कैडमियम, देन जिंक की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ईएन पर बात कर ली है कि ईएन होता क्या है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ईएन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्या पीरियोडिसिटी होती है उसकी बात कर ली है, और वैल्यू भी अपन ने याद कर ली है कि वैल्यू क्या होने वाली है। तो आज अपन ने ईएन पढ़ लिया है पूरी तरीके से, ईएन होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एप्लीकेशन लेकर आएंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं और किस तरह के क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो सकते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।